हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षण। तो देखिए, आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा जो वीडियो डिस्कशंस चल रहा है, एक तो स्टैंडर्ड बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का, और साथ साथ में हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं एज ए एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा भी पीवाई क्यूएस डिस्कशंस चल रहा है, यानी कि जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें मेनली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तो ये हमने क्या कर रखा है, यूनिट वाइज, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, इसको हमने सब्जेक्ट वाइज क्या कर रखा है, डिवाइड कर दिया। जैसे कि पहला जो हमारा यूनिट चल रहा था, पहला जो सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करे थे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के, वो हमने हिस्ट्री का करा था। हिस्ट्री में हमने एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। जब हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तब उसके बाद हमने अपना यूनिट 2 स्टार्ट किया, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और अब हमारा जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, इसमें हम जुडिशरी एंड लीगल राइट्स वाले डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने जब पंचायती राज का चैप्टर डिस्कस किया था एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत की बुक में, तब भी हमने क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किया था जो पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में पूछे गए थे। रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट किया था गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आज हम जुडिशरी और लीगल राइट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले हम जुडिशरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जब जुडिशरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम लीगल राइट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर अगर हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है इंडियन पॉलिटी, उसका हमें लेक्चर आज हम 25 डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम मेनली 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट था वो था हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया, एशियंट के बाद हमने मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस किया था, मिडिवल के बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया, और मॉडर्न के बाद हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ, हमने किस टॉपिक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए, अगर हम एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एशियंट हिस्ट्री में हमने टोटल 137 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एशियंट हिस्ट्री से पूछा है। मिडिवल हिस्ट्री से हमने जो टोटल क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो किया है हमने 108 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो टोटल हमने 121 क्वेश्चन डिस्कस करे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो किया था 190 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर देख लो तो आपको इससे ये अनुमान लग जाएगा, एस्टिमेट आप निकाल लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो एशियंट हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट से निकल के आए। टोटल हमने हिस्ट्री यूनिट में 556 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। अभी हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम में टोटल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे वो करे हैं 101 क्वेश्चन। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड की बात करें तो इसमें हमने टोटल 132 क्वेश्चंस डिस्कस करे। पंचायत एंड पब्लिक पॉलिसी में हमने 31 क्वेश्चंस क्या है डिस्कस करे, 31 क्वेश्चंस हमने किस में डिस्कस करे, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी। जुडिशरी एंड लीगल राइट में हम टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर टोटल हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें हम टोटल 319 एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे जब हमारा जुडिशरी एंड लीगल राइट हो जाएगा। यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट यूनिट 3। इसमें यूनिट 3 का स्लाइड नहीं लगा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यूनिट 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे। जो हमारा यूनिट 3 होगा वो होगा जियोग्राफी का। जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल
जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी, जब हमारा वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फोर्थ सीरीज चलेगा वो चलेगा एग्रीकल्चर। तो टोटल हम सिर्फ जियोग्राफी से अगर बात करें तो 515 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिजिकल जियोग्राफी से टोटल 123 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी से हम 89 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया से बात करें तो इसमें हम टोटल 233 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली वो क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उसी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉवर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी पे डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम द टेरिटरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम टोटल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में अंदर हम 385 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी में 103 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। दूसरा जो है प्रॉपर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक, या हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम टोटल 136 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी से टोटल हम 31 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड से 57 क्वेश्चन और इंडियन टेरिटरी सेक्टर यानी कि जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इससे हम 58 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टोटल इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स में हम 385 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सबको ऐड कर ले तो अप्रॉक्स हम 1000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर लेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब ये याद रखिएगा, ये सिर्फ सिविल सर्विस के लिए ही आपको इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो या आपका रेलवे हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको क्या है, इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन निकाल के पूछा जाता है तो वो आप उसको क्या है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे एक तरीके से ओवरव्यू मिलता रहेगा कि कौन कौन सी टॉपिक आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट और कुछ टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो एक तरीके से जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो क्या करता है, आपको एक डायरेक्शंस दिखाने के रूप में काम करता है कि आपको सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है और क्या अगर आप मतलब किस पे ज्यादा फोकस करना और क्या सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यही था एक छोटा सा जो आप छोटा सा कह ले, थोड़ा सा लेंदी इंट्रोडक्शन हो गया। तो आपके लिए या आप किसी भी अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से अगर आप सजेस्ट करते हैं, सजेशंस लेते हैं तो वो मेनली आपको यही रेफर करेंगे कि आप पहले सिलेबस एनालाइज करो, सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, सॉल्व करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे किस फोकस ज्यादा करना है, रिवीजन किसका ज्यादा करना है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं एक तरीके से वो आपको गाइडेंस के तरीके से काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए आज का आंसर मतलब जो क्वेश्चन जब आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा तो आंसर राइट आंसर देखने से पहले आपको क्या करना है, अपना करेक्ट आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिखना है या अगर आप नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको नोटबुक में लिखना ही, तब आपको देखना आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उनके बीच में जो निर्णय करने की जो हमारी कंट्री की जो सुप्रीम पावर के पास जो
सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो किसके अंतर्गत आती है, किसके अंडर आती है? ऑप्शन है एडवाइजरी जुडिक्शन, ऑप्शन बी है एप्लीकेट जुडिक्शन, ऑप्शन सी है ओरिजिनल जुडिक्शंस और ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है ये अब आपको बताना। अगर हिंदी में देख लो तो जैसे ऑप्शन ए हो जाएगा सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा अपीलीय क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा मूल्य क्षेत्र अधिकार और ऑप्शन डी हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। तो क्षेत्र अधिकार, तो इन चारों में से बताना है कि जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो जब पावर डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो किस क्षेत्र अधिकार के अंदर में आता है। और ये सवाल जो पूछा गया था वो 1999 के यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ये ओरिजिनल जुडिक्शंस यानी कि मूल्य क्षेत्र अधिकार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुडिक्शंस देखने को मिलेगा। यानी कि जो मूल्य क्षेत्र अधिकार है उसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, और दूसरा बी क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर। सी में क्या देखने को मिलेगा, बिटवीन टू और मोर स्टेट। मतलब अगर हम आर्टिकल 331 की बात करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूट में, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उनका वो क्या देखने को, डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने का जो उनका क्षेत्र अधिकार है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, ओरिजिनल जो डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ओरिजिनल यानी कि मूल्य क्षेत्र अधिकार देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम ए की बात करते हैं तो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट है। बी की बात करते हैं तो भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य के बीच की तरफ और एक या अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके रिगार्डिंग में जो डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ओरिजिनल जुडिक्शंस के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। और ये बात रखी गई है आर्टिकल 131, ये चीज याद रखिएगा। देखिए नोट की बात करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव जो ओरिजिनल जुडिक्शंस है वो एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूट को, अगर जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और वन और मोर स्टेट या स्टेट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट या एनी स्टेट, सेम चीज आपको यही देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्टेट ऑन वन साइड एंड वन मोर स्टेट्स ऑन द अदर बिटवीन द स्टेट टू और मोर स्टेट। तो यदि इन स्टेट या मतलब आप ये समझिए कि एक स्टेट से ज्यादा भारत सरकार और स्टेट सरकार में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूट जो सॉल्व करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो कहाँ से आता है, तो ओरिजिनल जुडिक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आप ये सारे क्वेश्चंस देख लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एम लक्ष्मीकांत में ही देखने को मिल जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उसी के रिगार्डिंग में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज अ सब्जेक्ट टू, मतलब जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करते हैं तो वह इसके किसके अधीन होते हैं, ये अब आपको बताना है। जैसे आपके पास जो ऑप्शन ए है, द रिट जुडिक्शंस ऑफ एनी अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को वो क्या कर न्यायाधीश का रिट क्षेत्राधिकार, यानी कि अगर आप जिसे कह सकते हैं रिट जुडिक्शन। ऑप्शन बी है स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए जाने वाला विशेष नियंत्रण। ऑप्शन सी है यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां। और ऑप्शन डी है स्पेशल पावर प्रोवाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्रियों को विशेष शक्तियां प्रदान
की गई है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन सही है किसके रिगार्डिंग में, यानी कि जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो वो आपको किस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वह किसके अधीन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का रिट क्षेत्र अधिकार के अंदर में वो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर करता है किसके रिगार्डिंग में, हाई कोर्ट और उसके इशू, यानी कि इशू जो रिट्स जो इशू किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में, यानी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तो वो किसके अंडर में आ जाता है, तो रिट्स जुडिक्शंस किसी भी जजेस ऑफ हाई कोर्ट के अंदर में आ जाता है। तो ये बात किस में रखी गई है, आर्टिकल 266 में ये बात रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शेल नॉट इंक्लूड, मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश शब्द में शामिल नहीं होगा। अब उनमें क्या शामिल नहीं होगा ये बताना है। जैसे चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है सेशन जज, ऑप्शन सी है ट्रिब्यूनल जज और ऑप्शन डी है चीफ जज ऑफ अ स्मॉल केस कोर्ट। अब आपको ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिब्यूनल जज। अब बात करते हैं, देखिए अंडर आर्टिकल 236 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस टर्म के लिए बात करता है, किस बारे में बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है यानी कि जो जिला न्यायाधीश है उसमें इंक्लूड होगा ऑफ सिटी सिविल कोड। क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो सिटी सिविल कोड इंक्लूड होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल केस कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, असिस्टेंट सेशंस जज एंड एडिशनल सेशन जज। तो ये सारे इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं ट्रिब्यूनल जज की तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 236 के अकॉर्डिंग। तो यही चीज क्वेश्चंस आपसे क्या है पूछा गया, और ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है जब आप कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट है उस पर डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चंस वहीं से निकाल के आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है असिस्टेशन के फॉर्म में, दूसरा है रीजन के फॉर्म में। अब आपको असिस्टेशन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। जैसे देखिए असिस्टेशन, अगर हम दावा की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि जो न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवज्ञा या गैर अनुपालन और न्यायिक व्यवहार के बारे में अपमानजनक भाषण का उपयोग न्यायपालिका की अपमान है। यहाँ पे यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। रीजन ये बता रहा है, कारण ये बता रहा है कि जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो क्या नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता है बिना किसी आर्मिंग द जुडिशरी विद द प्यूनिटिव पावर ऑफ पनिश कंटेम्पियस बिहेवियर, यानी कि जो अपमानपूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए न्यायपालिका को दंडात्मक शक्तियों से लैस किए बिना जो न्यायिक सक्रियता का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। अब ये इसका रीजन बता दिया। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। जैसे आपके पास जो ऑप्शन ए है कि हमारा असिस्टेशन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो असिस्टेशन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी है असिस्टेशन और रीजन दोनों सही है, बट अगर हम रीजन की बात करते हैं तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो हमारा ए सही है, असिस्टेशन सही है, आर गलत है, रीजन गलत है। ऑप्शन डी की बात करते हैं असिस्टेशन गलत है और रीजन सही है। अब इन चारों जो ऑप्शन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि हमारा दोनों ही सही है बट रीजन गलत है। अब बात करते कैसे।
अगर हम एसिस्टेशन एंड रीजंस की बात करते हैं तो वो दोनों ही अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है। बट अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो दोनों ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स की बात करते हैं तो जुडिशियल जो फिलोसफी है कभी कुछ समय के लिए समटाइम्स जो रेफर करता है वो लेजिस्लेटिंग फ्रॉम द बेंच, यानी कि पीठ का कानून बनाना, यानी कि जिसे कभी कभी पीठ से कानून बनाना कहा जाता है। ये हम एक्टिविटीज बिलीफ की बात करते हैं, यानी कि न्यायिक कार्यकर्ताओं का अगर हम यानी कि आप ये समझिए कि जो न्यायिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो भी मुकदमे पर इस तरह से शासन करना या स्वीकार्य है जिसे यानी कि पसंदीदा या वांछित परिणाम मिले, भले ही वह कानून जैसा भी लिखा गया हो। ये मतलब एक्सप्लेनेशंस दे दिया गया, तो इस वजह से आपका क्या है, ए एंड आर दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है वो ए का एक्सप्लेनेशन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अब जैसे हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है स्टैंडर्ड एडवाइस जो देता है प्रेसिडेंट से, वो किस मैटर के अंदर में, मतलब कि अगर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, अब बताना है किस मैटर पे या किस फैक्ट पे। जैसे आपके पास जो ऑप्शन ए है अपनी सलाह पर, यानी कि ऑन इट्स ऑन इंटेंटिव। ऑप्शन बी है ओनली इफ ही सिक्स एंड सच एडवाइस, यानी कि केवल तभी जब वो ऐसी सलाह देना चाहते हो। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि ऐसे मैटर पे जो कि डायरेक्ट रिलेटेड हो किससे, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट पे। और ऑप्शन जैसे डी डी कहता है ओनली इफ द इशू पोसेस थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि केवल तभी जब मुद्दा देश की एकता और अखंडता के लिए क्या हो, खतरा बन गया। तो आपको बता दें कि इन चारों में से प्रेसिडेंट कब एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि केवल तभी जब ऐसी सलाह वो देना चाहते हो। जैसे अगर हम एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 143 याद रखिएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है कि प्रेसिडेंट द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 है राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देने का अधिकार देता है। पहला, और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ हो या जिसके उठने की संभावना हो, एक इस मैटर पे प्रेसिडेंट एडवाइस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा है ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि किसी भी संवैधानिक पूर्ण संधि समझौता या हम प्रिंस विदा, जिसे आप प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ट्रीटी एग्रीमेंट, कन्वेंट एंगेजमेंट या हम संधा या अदर जो भी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस है, इसके बेसिस पे क्या है जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, दो कंडीशंस पे एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए। 4 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जैसे देखिए, जो कुछ कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट ने 2022 में एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे ये जो एलिमिनेशन मेथड वाले जो ऑप्शंस थे उसको हटा करके क्या कर दिया गया, पेयर वाले ऑप्शंस कर दिया गया। जैसे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन सी होगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। आप दोनों में से जिस पे कंफर्टेबल है आप उसमें अपना आंसर टिक कर ले। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहता है देयर आर 18 हाई कोर्ट इन द कंट्री, यानी कि सिर्फ हमारे कंट्री में कितने
18 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 3 ऑफ देम हैव जुरिडिक्शंस ओवर द मोर देन 1 स्टेट, मतलब उनमें से 3 का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर होगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है नो यूनियन टेरिटरी हैज अ हाई कोर्ट ऑन इट, यानी कि ऐसा कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। चौथा है कि जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज है वो 62 एज तक में क्या है, हाई कोर्ट के जज के पद पर बने रह सकते हैं। अब एक चीज यहाँ देखिए कि दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना क्या है, खुद का हाई कोर्ट है। तो ये सीधी सी बात है, आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिसमें थर्ड है उसको आप क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। वैसे तीसरा तो एक ही में है, तो हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अगर आप पेयर वाले में बात करो तो पेयर वाले में आपको चारों के चारों स्टेटमेंट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और तीनों क्या है, गलत है। अब बात करते हैं कैसे, देखिए एट दैट टाइम हम बात करते हैं व्हेन द क्वेश्चन जो पूछा गया था, अभी के टाइम पे 21 हाई कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी कंट्री में। जैसे कि देखिए 6, जैसे मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, केरला, मद्रास एंड पंजाब एंड हरियाणा, ये ऐसे स्टेट है जिनके 2 हाई कोर्ट है, यानी कि दो स्टेट के इनकी क्या हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टेट से ज्यादा हाई कोर्ट है। अगर हम नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी यानी कि एनसीटी दिल्ली की बात करते हैं, इसका खुद का अपना क्या है, हाई कोर्ट है। जैसे हम गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड की बात करते हैं, इनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे हमारी कंट्री में टोटल कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। यानी कि अगर हम टोटल स्टेट की बात करते हैं 28 स्टेट है और 28 में से टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें अगर हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के रिगार्डिंग में, जज ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में क्या है क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके वेतन और भत्ते में से निम्न से वसूले जाते, कहाँ से निकाले जाते, कहाँ से निकाल करके उन्हें सैलरी दी जाती है। ऑप्शन ए है कंसोलिडेटेड फंड, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन आंसर देखने को मिल जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी और अलाउंसेस है वो कहाँ से निकाल के दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकाल के दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस है वो कहाँ से निकाल के दिया जाता है। देखिए अगर हम आर्टिकल 112 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो सैलरी और जो अलाउंसेस दिए जाते हैं स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को, तो वो कहाँ से निकाल के दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से निकाल के दिया जाता है। बट अगर हम इनकी पेंशंस की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, पेएबल होते हैं और चार्ज होते हैं उनके एक्सपेंडिचर। ये सारी बातें किसमें, आर्टिकल 102 क्लॉज 3 में, 112 क्लॉज 3 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए कि जो पावर है इन लार्ज, यानी कि जो विधायी शक्ति की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंधित भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने की शक्ति इनमें से किसके पास है। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बी, यानी कि कोलकाता। क्वेश्चन से पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस ओवर द अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार आपको देखने को मिलेगा। तो इसका है कोलकाता। क्यों, क्योंकि अगर आप अंडमान एंड निकोबार की बात करते हो तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस अगर हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की जो हाई कोर्ट का जो क्षेत्रीय अधिकार है वो किसके पास है, कोलकाता के पास देखने को
मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है सिमिलर उसी तरीके से 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा ओनली 1 पेयर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा ओनली 4 सॉरी ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स। तो इसका जो आप स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है द हाईएस्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कौन सा है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन ऑफ जज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, किसके कंसल्टेशंस पे, किसके एडवाइस पे, तो हाई कोर्ट के जजेस के एडवाइस पे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है एक पर्सन जो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एडवोकेट और अ प्लेंडर ऑफ 7 ईयर स्टैंडिंग और मोर और एन ऑफिसर इज अ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द यूनियन और स्टेट। मतलब कह रहा है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो व्यक्ति हैं उनको 7 साल या उससे अधिक का वकील होना चाहिए, या संघ मतलब यूनियन और स्टेट के न्यायाधीश यानी कि न्यायिक सेवा में एक अधिकारी होना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट कहता है व्हेन द सेशन जज अबाउट अ डेथ सेंटेंस, यानी कि यदि जब सेशन जज के द्वारा किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसे अमल करने से पहले जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा इसकी क्या है, पुष्टि की जानी चाहिए, यानी कि कंफर्म किया जाना चाहिए। अब आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 3 and 4, ऑप्शन डी है ऑल। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। इधर से भी आपका ऑप्शन डी और इधर से भी आपका ऑप्शन डी। अब जैसे कि बात करते हैं आर्टिकल 233 टू 235, जो कि अगर हम चैप्टर की बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कोड, जो कि डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत की बुक में है, तो उसमें क्या है आपको ये चारों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट नजर आएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने जुडिशरी के रिगार्डिंग में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे उसको हमने डिस्कस किया। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।